मेरा नाम आशु है। मैं छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी 4 बहनें हैं और उन चारों बहनों का मैं इकलौता भाई था। मेरे बाबा हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा का काम करते थे। हम बहुत गरीब थे, लेकिन इस गरीबी में भी मेरे बाबा मुझे स्कूल में पढ़ा रहे थे। वह जो भी कमाते थे मेरी पढ़ाई में लगा देते थे। उनको उम्मीद था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। मेरे बाबा मुझसे बहुत उम्मीद करते थे। मेरी बहनें गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं। किसी तरह से हमारा घर चलता था। मेरी बहनों को भी, मेरी माँ को भी मुझसे उम्मीदें थी कि मैं अपनी बहनों के लिए कमाऊंगा, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। मैंने भी सोचा था कि मैं अपने बाबा का सपना ज़रूर पूरा करूंगा। मेरे बाबा ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे बाबा को लगा कि मैं अब काम करने के लायक हो गया हूं। अब उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि मैं काम करने लगूंगा तो बाबा को काम करने नहीं दूंगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि वह हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा का काम करे। हालांकि उनकी सैलरी इतनी कम भी नहीं थी, क्योंकि वह बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे, इसलिए उनकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं जॉब का तलाश करने लगा। मैं बड़े बड़े कंपनी में अपनी फाइलें लेकर जाता था, लेकिन बड़े कंपनियों से मैं खाली हाथ ही बाहर निकलता था। लगभग मैं 5 कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन कहीं पर भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। जब भी मैं इंटरव्यू देकर आता, बाबा का एक ही सवाल होता था, क्या हुआ, काम मिल गया क्या? मैं ना में सर हिला देता था। इसी तरह करते करते मैंने कई कंपनियों में इंटरव्यू दे दिया, लेकिन मैं कहीं भी सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं तंग आ गया। मुझे अब चिढ़ हो गई थी। मेरी पढ़ाई से मुझे खुद पर भी गुस्सा आने लगा था। मैंने अपनी फाइलें फेंक दी और मैंने सोच लिया कि अब मैं कहीं भी इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा। मैं हॉस्पिटल में ही जैसे मेरे बाबा झाड़ू पोछा का काम करते हैं, उसी तरह मैं भी करूंगा। बाबा को कह दूंगा कि वह घर पर बैठे, मैं हॉस्पिटल में काम करूंगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई अब कहीं भी काम नहीं आ रही है। मेरे पास शायद कम नॉलेज है, इसलिए मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। बाबा जब काम से घर आए, मैंने उनसे कहा, बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाबा ने कहा, ठीक है चलो। बाबा फ्रेश होकर हॉल में बैठे। मैं भी बाबा के पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़कर कहा, बाबा आज से आप काम पर नहीं जाएंगे। आपकी जगह पर अब मैं हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा का काम करूंगा। मेरे ऐसा कहने पर बाबा ने मेरे हाथ को छोड़ दिया और वह चिल्लाने लगे, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया है कि तुम यह काम करो? मैंने तुमसे कितनी उम्मीदें लगा कर रखी है कि तुम जॉब करोगे, अपनी बहनों का घर बसाओगे, लेकिन तुम तो मेरे जैसे चपरासी बनना चाहते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हें इसी उम्मीद से पढ़ाया लिखाया है कि एक दिन तुम अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ और अपनी बहनों का सहारा बनो। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं चाहता हूँ कि तुम कोशिश करो, तुम्हें जॉब ज़रूर मिलेगा। इतना कहकर बाबा अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आ गया। मैं बहुत परेशान बैठा हुआ था कि मेरी छोटी बहन मेरे पास आई और कहने लगी, आशु भाई क्या हो गया, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा, छोटी मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जॉब मिलेगा। बाबा जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं जॉब का तलाश करूं, लेकिन मैंने इतनी जगह पर इंटरव्यू दे दिया, कहीं पर भी मुझे जॉब नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं जॉब मिलेगा। छोटी कहने लगी, बाबा चाहते हैं ना कि तुम जॉब करो। एक बार बाबा जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ जाकर क्यों नहीं देखते? शायद तुम्हारे लायक वहाँ कोई काम मिल जाए। बाबा बस चाहते हैं कि आप उनके जैसा झाड़ू पोछा का काम ना करो। मैंने छोटी से कहा कि ठीक है, मैं कल ही हॉस्पिटल जाता हूँ और बात करके देखता हूँ। मैंने छोटी से कहा, चलो अब रात हो गया, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ, सुबह मुझे जाना भी तो है। छोटी मुस्कुराते हुए चली गई। मैं भी सो गया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया और नाश्ता करके घर से निकल गया। बाबा बहुत पहले जा चुके थे। मैं हॉस्पिटल गया तो बाबा को ऐसे झाड़ू पोछा करते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मुझे अच्छा खासा कोई काम मिल जाए तो मैं बाबा को यह काम ना करने दूं। खैर, मैं बाबा से छुपते हुए हॉस्पिटल के अंदर घुस गया और दरवाजे के पीछे जाकर छुप गया कि कहीं बाबा की नज़र मुझ पर न पड़ जाए। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो बाबा वहां से जा चुके थे। मैं दरवाजे के पीछे से जैसे ही निकला, मैं एक लड़की से टकराकर ज़मीन पर गिर गया। वह लड़की भी मेरे ऊपर गिर गई। मैंने जल्दी से उस लड़की को अपने ऊपर से हटाया और मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं उससे माफ़ी मांगने लगा। मैंने जब अपना हाथ उसे दिया और जब उसके चेहरे से बाल हटा तो मेरी नज़रें उस पर ही टिकी रह गई। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती को देखकर कोई भी मदहोश हो सकता था। मैं उससे माफ़ी मांगने लगा।
उसने कहा, कोई बात नहीं, अनजाने में आपने मुझसे टक्कर खाई है, मेरी भी ध्यान कहीं और थी। इतना कहकर वह चली गई। मैं उसे ही देखता रह गया। वह एक लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर की कोट में थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। खैर, मैं अपने ध्यान को उधर से हटाया और मैं हॉस्पिटल में बैठे कुछ लोगों से बात करने लगा कि अगर मेरे लायक कुछ काम है तो बताओ, मुझे काम की ज़रूरत है। लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि कोई काम है। यहाँ से भी मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई। मैं वहाँ से निकल आया। मैं हॉस्पिटल के बाहर निकलकर बैठ गया कि तभी अचानक से मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया और वह मैसेज देखकर मेरा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह मैसेज था एक कंपनी से। मैं तो बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका था, उसमें से एक कंपनी का मैसेज आया था। मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं जल्दी से घर आ गया और यह खुशी मैंने अपनी बहनों को भी बताया और माँ को भी बताया। माँ भी बहुत खुश हो गई। अब मैं बाबा के आने का इंतज़ार कर रहा था। शाम हुई तो बाबा घर आए। मैं जल्दी से बाबा के पास गया। मैंने कहा, बाबा मुझे जॉब मिल गया है। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, खुश रहो बेटा। इसलिए कहता हूँ, ना उम्मीद मत हुआ करो, भगवान किसी को निराश नहीं होने देता। मेहनत करने वालों को कामयाबी ज़रूर मिलती है। मैंने कहा, हाँ बाबा, आप सही कहते हैं। खैर, मैं अपने कमरे में आ गया। आज मैं बहुत खुश था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आज तो मुझे खुशी से नींद भी नहीं आने वाला था। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन मुझे खाने के लिए बुलाने के लिए आ गई। मैं कमरे से बाहर निकला। माँ बाबा हम सब मिलकर खाना खाए और सभी अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आ गया। मैं सोने के लिए लेटा हुआ था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से मेरी आंखों के सामने उस डॉक्टर का चेहरा आने लगा जिसे मैं हॉस्पिटल में देखा था। वह बहुत खूबसूरत थी। खैर, मैंने अपने सर को झटका और मैं सोने की कोशिश करने लगा तो मैंने देखा सुबह के 8 बज रहे थे। मैं जल्दी से फ्रेश हुआ और काम के लिए निकल गया। ऑफिस में मेरा पहला दिन बहुत अच्छा रहा था। इस तरह से मुझे काम मिल गया। मैं अपने कामों में बिजी हो गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। बाबा को मैंने कहा कि वह काम छोड़ दे, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, मैं घर पर बैठकर वैसे भी क्या करूँगा, मुझे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे बाबा बहुत मेहनती आदमी थे। वह कहते थे कि वह अपनी आखिरी सांस तक भी मेहनत करते रहेंगे। मैंने मना किया पर वह नहीं माने। तो माँ ने भी कहा, आशु बेटा, अगर बाबा काम करना चाहते हैं तो करने दे। जब तक उनकी ताकत है वह करेंगे, उसके बाद तो वह खुद ही छोड़ देंगे। मैंने फिर दोबारा बाबा से कुछ भी नहीं कहा। बाबा हॉस्पिटल जाते रहे। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। अचानक से मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया। मैंने देखा तो हॉस्पिटल से फ़ोन आया हुआ था। मैंने फ़ोन उठाया तो पता चला कि मेरे बाबा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। मैं भागता हुआ हॉस्पिटल गया। बाबा बेड में लेटे हुए थे। थोड़ी देर बाद वही लेडी डॉक्टर मेरे पास आई और कहने लगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब यह ठीक है। वैसे यह आपका कौन है? मैंने कहा, यह मेरे बाबा हैं। इन्हें क्या हुआ था? यह ठीक तो है ना? वह कहने लगी, हाँ बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अचानक से इन्हें चक्कर आया था जिसकी वजह से यह ज़मीन पर गिर गए थे। इन्हें घर ले जाओ। यह परेशान लग रहे थे, हो सकता है कोई बात हो। मैंने कहा, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। उसने कहा, ख्याल रखो अपने पापा का, और वह मुस्कुराकर चली गई। मैं बाबा को घर ले आया। मैंने कहा, बाबा क्या हो गया था, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? वह कहने लगे, हाँ बेटा ठीक है। मैं सोच रहा था कि मीना की शादी कर दें। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा लड़का देखा है, मेडिकल में वह काम करता है। मैंने कहा, ठीक है, एक बार आप मीना से बात कर लीजिए, बाकी मैं शादी के सारे इंतज़ाम कर लूँगा, और आप लड़के के माँ बाप से भी बात कर लें। बाबा ने कहा, ठीक है। मैं मीना की शादी के लिए पैसों का इंतज़ाम करने लगा। मेरे 1-2 दोस्त थे, उन लोगों से मैंने पैसे उधार लिए। मैंने उन लोगों से कहा, धीरे धीरे करके मैं तुम लोगों को पैसे दे दूँगा। वह सब कहने लगे, आशु कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन भी तो मेरी बहन है, अपनी बहन की शादी में कोई कमी मत होने देना, हम तुम्हारे साथ हैं, जब पैसे हो लौटा देना। मैं खुश हो गया था। मैंने घर आकर बाबा से बात की कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है, आप शादी की तारीख रख दें। बाबा ने दूसरे दिन लड़के वालों को घर पर बुलाया और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। मीना की शादी की तैयारी शुरू हो गई। लड़का बहुत अच्छा था और देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। मीना विदा होकर अपने ससुराल चली गई। बाबा मीना से बहुत प्यार करते थे। मीना सबसे बड़ी थी। मीना की शादी के लगभग 1 महीने बाद हम लोगों को पता चला कि मीना अब इस दुनिया में नहीं रही। हम लोगों को शक हुआ कि कहीं उसके ससुराल वाले तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किए, लेकिन हमने जब पता किया तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। मीना का पति का नाम राहुल था। वह बहुत अच्छा लड़का था। मीना के जाने के बाद राहुल ने रिंकी से शादी करना चाहा।
हम लोगों को भी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि राहुल वाकई बहुत अच्छा लड़का था और मीना से बहुत प्यार करता था। लेकिन शायद मीना की ज़िंदगी इतने दिनों तक की ही थी। रिंकी की शादी हमने बहुत ही सादगी से राहुल के साथ कर दी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, रिंकी और राहुल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। मीना भी अब हमारी यादों से धीरे धीरे चली गई। मैं भी अपने कामों में बिजी हो गया। कुछ ही दिनों बाद मेरे दोस्त की शादी थी। जब मैं अपने दोस्त की शादी में गया, मेरी मुलाकात उसी लेडी डॉक्टर से हुआ। उस डॉक्टर का नाम श्रुति था। मेरे दोस्त की जिस लड़की से शादी हो रही थी, वह लड़की डॉक्टर श्रुति की कज़न थी। डॉक्टर श्रुति से मैं पहले भी मिल चुका था, इसलिए जब मैं उन्हें देखा तो मैंने ही सामने से हाय हेलो कर दिया। उसने पूछा, तुम यहाँ? मैंने कहा, जी मेरे दोस्त का शादी है। वह कहने लगी, ओह तो ये बंदा तुम्हारा दोस्त है। मैं हंसने लगा। इस तरह से हमारी बातचीत होने लगी। कुछ ही पलों में डॉक्टर श्रुति और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत हैरान कर रहा था, वह इतनी बड़ी डॉक्टर थी और बहुत हसीन थी और मैं एक मामूली सा लड़का था। फिर भी उसे मुझसे बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वरना आजकल तो लड़कियां थोड़ी सी पढ़ लिख कर जॉब करने लग जाए तो किसी को भाव तक नहीं देती। लेकिन डॉक्टर श्रुति में घमंड नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। श्रुति ने मुझे अपना नंबर दिया और मुझे फ़ोन करने के लिए कहा। मैं तो खुशी से पागल हो रहा था। मैं घर आया और मैंने जल्दी से उस नंबर पर फ़ोन मिलाया तो श्रुति नहीं उठाया। इस तरह से फ़ोन पर हमारी बातें होने लगी। बातें करते करते कब मुझे श्रुति से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। मैंने श्रुति से अपने दिल की बात कर दी। मैंने सोच लिया था कि श्रुति का जो भी जवाब होगा मुझे मंजूर होगा। मैं अपने प्यार को दिल में दबाकर नहीं रखना चाहता था। मैंने श्रुति से अपने प्यार का इजहार कर दिया। आगे से श्रुति ने भी इनकार नहीं किया। श्रुति अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन वह अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती थी। मैंने एक बार श्रुति से पूछा था कि वह अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहती, तो उसने बताया था कि उसके पापा को श्रुति का इस तरह हॉस्पिटल में काम करना पसंद नहीं था। वह चाहते थे कि श्रुति घर पर ही रहे, इस तरह अस्पताल जाकर काम ना करे। श्रुति को यह मंजूर नहीं था। उसका सपना था डॉक्टर बनना और लोगों की मदद करना, इसलिए वह अपने माँ बाप से अलग रहती थी। खैर, मैंने श्रुति से शादी के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दी। मैं बहुत खुश था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी हसीन लड़की मेरी ज़िंदगी में आएगी। मैंने अपने बाबा से इस बारे में बात करना चाहा। मुझे यकीन था कि बाबा डॉक्टर श्रुति को बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि मेरे बाबा वहाँ के हर एक डॉक्टर को जानते थे। मुझे पूरा यकीन था कि बाबा जब डॉक्टर श्रुति के बारे में जानेंगे तो वह मेरी शादी से कभी इनकार नहीं करेंगे। वह शादी के लिए ज़रूर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि श्रुति बहुत बड़ी डॉक्टर थी। और हमें क्या चाहिए था? जब मैंने बाबा से श्रुति के बारे में बात की कि बाबा मैं डॉक्टर श्रुति से बहुत प्यार करता हूँ, बाबा कहने लगे, कौन श्रुति? जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, कहीं तुम उसी हॉस्पिटल की डॉक्टर श्रुति की बात तो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ बाबा। मेरा इतना कहना था कि बाबा मुझे एक टक देखने लगे और मुझ पर चीखने लगे, तुम पागल तो नहीं हो गए हो आशु? यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है वह कितनी बड़ी डॉक्टर है और उससे कितने सारे लोग खौफ खाते हैं। हॉस्पिटल के सारे लोग उनके सामने खड़ा होने से डरते हैं। वह बहुत ही गुस्से वाली है। उसके गुस्से से सारे हॉस्पिटल के लोग वाकिफ़ हैं। और यह डॉक्टर श्रुति से तुम्हारी बात कब हुई और तुमने शादी के लिए उसे कैसे कहा और वह तुमसे शादी करने के लिए तैयार है? मैंने कहा, हाँ बाबा। तभी बाबा कहने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आशु, तुम्हारी शादी डॉक्टर श्रुति से नहीं हो सकती। वह बहुत ही गुस्से वाली लड़की है। गुस्से में वह किसी को नहीं पहचानती। तुम उसके बारे में नहीं जानते। मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। वह अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहती है। उसका खुद का एक घर है, वह वहाँ पर रहती है। आखिर तुम ही सोचो, वह अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहती? वह चाहती तो अपने माँ बाप के साथ रहती, लेकिन वह क्यों नहीं रहती? मैंने कहा, बाबा वो सब आप भूल जाएं। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया है। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ श्रुति से ही करूँगा, वरना मैं किसी से नहीं करूँगा। बाबा कहने लगे, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने कहा, हाँ। बाबा ने कहा, ठीक है फिर, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो इस घर के दरवाजे पर कभी पैर मत रखना और भूल जाना कि तुम्हारे माँ बाप भी इस दुनिया में है। अगर तुम उस लड़की को इस घर में लेकर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। बाबा ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं उसी वक्त घर से निकल गया। मैंने श्रुति को फ़ोन किया, श्रुति बाबा हमारी शादी को लेकर नहीं मान रहे हैं। मैं वह घर छोड़कर निकल गया। श्रुति कहने लगी, कहाँ हो इस वक्त तुम? मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ।
मैं सड़क के किनारे बैठा हुआ था। श्रुति अपनी गाड़ी से मेरे पास आई। वह गाड़ी के नीचे उतरी। उसने मेरे हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलाने लगी। श्रुति बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। मैंने कहा, श्रुति तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रही हो? धीरे चलाओ। उसका यह रूप मैं पहली बार देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, आंखों में आंसू था और गाड़ी बहुत तेज चला रही थी। मैंने कहा, श्रुति क्या हो गया है तुम्हें? वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैंने गाड़ी का ब्रेक मार दिया। गाड़ी अचानक से रुक गया। वह कहने लगी, आशु तुम्हारे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझ में क्या कमी है जो उन्होंने मेरी शादी के लिए इनकार किया? मैंने कहा, श्रुति तुम परेशान मत हो, बाबा जो भी कहें मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम सच कह रहे हो ना? तुम मुझसे शादी करोगे ना? तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? मैंने कहा, हाँ श्रुति मैं तुमसे ही शादी करूँगा। वह मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद हम श्रुति के घर गए। मैंने सामने देखा तो बहुत खूबसूरत घर था, लेकिन उस घर में कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा, श्रुति तुम अकेली रहती हो इस घर में? वह कहने लगी, हाँ इसलिए तो तुम्हारा साथ चाहती हूँ ना। मैं इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे प्यार की ज़रूरत है। श्रुति मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। उसने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लगभग 10 मिनट बाद श्रुति मेरे पास आई। उसने अपना हाथ आगे कर दिया। उसके हाथों में सिंदूर की डिब्बी थी। वह कहने लगी, आशु मेरी मांग भर दो, अब मैं तुमसे एक पल भी दूर रहना नहीं चाहती हूँ। मैंने सिंदूर लिया और उसकी मांग भर दी। वह मेरे सीने से लग गई। मैं भी जज्बाती हो गया। वह मेरे बेहद करीब आ चुकी थी। मैं भी श्रुति की बाहों में खो गया था। धीरे धीरे मैं भी उसमें खोने लगा कि तभी उसने मुझे रोक दिया। वह कहने लगी, आशु तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वह कहने लगी, सच कह रहे हो ना? तुम इनकार तो नहीं करोगे ना? मैंने कहा, नहीं, तुम बोलो तो सही, मुझे क्या करना है? वह कहने लगी, कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ तुम मेरे करीब आओ। उससे पहले मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाना चाहती हूँ। उस इंजेक्शन को लगाते ही तुम्हारे अंदर घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाऊँगा? वह कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ लगा लो ना, सच में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और मुझे भी। श्रुति की ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, इंजेक्शन की क्या ज़रूरत है श्रुति? तभी वह कहने लगी कि तुम नहीं चाहते कि मुझे खुशी मिले। मैं चाहती हूँ आज रात भर तुम मेरी बाहों में रहो और बिना इंजेक्शन के यह नामुमकिन है। क्या तुम मेरे लिए इंजेक्शन नहीं लगा सकते? मैंने कहा, ठीक है लगा दो। उसने अपने डॉक्टर बैग से एक इंजेक्शन निकाला और उसने मुझे लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह जब मेरी नींद खुली तो श्रुति सामने ही सो रही थी। सोते हुए वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं उसे देखते ही कहीं खो गया था। खैर मैं जल्दी से उठा और बाथरूम नहाने के लिए चला गया। मैं बाथरूम से नहाकर बाहर निकला तो मेरी नज़र अचानक से आईने पर पड़ा। जब मैंने आईने में ख़ुद को एक नज़र देखा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि हो सकता है हम दोनों एक दूसरे में खो गए हो और श्रुति ने मेरा साथ ऐसा किया हो। मेरे शरीर में बहुत जगह नाखूनों से खरोंचने और दांतों से काटने का निशान था। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। श्रुति बड़े प्यार से कॉफ़ी बनाकर कमरे में लेकर आई। उसने बड़े प्यार से कहा, आशु कॉफ़ी पी लो, अच्छा लगेगा। हम दोनों ने मिलकर कॉफ़ी पिया। श्रुति ने नाश्ता बनाया। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और श्रुति हॉस्पिटल चली गई। मैं भी अपने काम पर चला आया। आज मुझे ऑफिस में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बहुत बेचैनी सा हो रहा था। खैर मैंने किसी तरह काम ख़त्म किया और ऑफिस से निकल गया। ऑफिस से आते वक्त मैंने श्रुति के लिए खाने की कुछ चीज़ें ली और उसे फ़ोन करके मना कर दिया था कि वह घर पर कुछ भी ना बनाए, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। मैं जब घर गया तो श्रुति लाल कलर की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। मुझे देखते के साथ मेरे गले से लग गई। मैंने कहा, श्रुति क्या हुआ है? वह मुझे हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। कहने लगी, आशु तुमने कितनी देर लगा दी घर आने में, मैं तुम्हारी राह कब से देख रही थी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं आ गया हूँ ना, चलो पहले खाना खा लेते हैं फिर आराम करेंगे। हमने मिलकर खाना खाया और मैं सोने के लिए बेड में आया कि श्रुति भी मेरे ऊपर आकर बैठ गई और कहने लगी, आशु आज तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। मैं मुस्कुराने लगा कि तभी अचानक से वह कहने लगी, चलो जल्दी से इंजेक्शन लगा लो, बिना इंजेक्शन के कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। मैंने कहा, आज रहने दो श्रुति, मुझे इंजेक्शन लेने का ज़रा भी मन नहीं है और आज हम आराम करते हैं। इतना कहना था कि वह गुस्सा करने लगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लो लगा दो इंजेक्शन, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। उसने लगा दिया और इंजेक्शन के लगाते ही मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। अब मेरे साथ ऐसा ही होने लगा था।
मैं जब भी श्रुति के करीब जाता या वो मेरे करीब आती तो वह मुझे इंजेक्शन ज़रूर लगाती। और सुबह जब मेरी नींद खुलती तो मुझे बहुत कमज़ोरी सा महसूस होता और मेरे बदन पर बहुत अजीब अजीब से निशान होते। मैं सोचता कि आखिर यह निशान कैसे मेरे शरीर पर आ रहे हैं। खैर, दिन इसी तरह गुजरता गया और मैं दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा और मुझे काम करने का ज़रा भी मन नहीं करता था। ऑफिस में भी मुझे बहुत बेचैनी होती थी। मेरे शरीर में बहुत कमज़ोरी आ गई। मेरे शरीर में ऐसे निशान होते जैसे किसी ने मुझे जख्मी किया हो, लेकिन ऐसा कौन कर सकता था। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर कुछ तो बात है, लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं कि क्या बात है, क्योंकि श्रुति बिल्कुल नॉर्मल थी। वह सुबह उठती और मुझे नाश्ता देती और बहुत प्यार से मुझे काम पर भेजती और ख़ुद भी हॉस्पिटल जाती। उसमें मुझे कोई ऐसा चीज़ नहीं दिखा जिस पर मैं शक कर सकूं, लेकिन मैं अपने शरीर को देखकर उस पर शक होने लगा। एक दिन श्रुति मेरे पास आई और कहने लगी, आशु देखो आज मैं हॉस्पिटल से क्या लाई हूँ। मैंने कहा क्या है। उसके हाथों में टैबलेट था। मैंने कहा यह किस चीज़ की गोली है। वह कहने लगी, यह गोली मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम इसे खा लो। इसे खाने के बाद पता है जब तुम मेरे करीब आओगे तो तुम्हें बहुत सुकून महसूस होगा। तभी अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं तो आज तक श्रुति के करीब ही नहीं गया हूँ, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था और मेरी नींद सुबह ही खुलता था। इसका मतलब आज तक मैंने श्रुति को छुआ भी नहीं है। कुछ तो बात है। मैंने वह गोली श्रुति के हाथों से ले लिया और श्रुति से कहा कि पानी ला दे। श्रुति जैसे ही पानी लेने के लिए गई, मैंने उस टैबलेट को फेंक दिया और अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। श्रुति पानी लेकर आई। मैंने श्रुति के हाथ से पानी लिया और टैबलेट खाने का नाटक किया। थोड़ी ही देर बाद मैं बेहोश होने का नाटक करने लगा। मैं अपनी आंखें बंद करके लेट गया। आधे घंटे के बाद मेरे साथ जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं अपनी धीमी आंखों से देख रहा था कि श्रुति कहाँ है। श्रुति ने अपने डॉक्टर वाले बैग से छोटा सा चाकू निकाला। उस चाकू को लेकर मेरे करीब आई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि आखिर वह करना क्या चाहती है। मैं आंखें बंद करके बिल्कुल खामोशी के साथ लेटा रहा। धीरे धीरे वह मेरे करीब आई और मेरे ऊपर बैठ गई और उसने चाकू को साइड में रख दिया और वह मेरे बेहद करीब हो गई। वह अपने नाखूनों से मुझे खरोचने लगी, अपने दांतों से मुझे काटने लगी। उसकी ऐसी हरकतें देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने उसे खुद से अलग किया और उसे झड़कते हुए कहा, श्रुति यह तुम क्या कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? श्रुति ने जब मुझे होश में देखा तो वह डर गई, लेकिन फिर उसने ऐसी बात की कि मैं हैरान हो गया। वह कहने लगी, अरे तुम उठ क्यों गए? अगर तुम जगे रहोगे तो तुम्हें बहुत दर्द होगा, इसलिए तो मैं तुम्हें बेहोश करके प्यार करती हूँ। मैंने कहा, यह तुम प्यार करती हो? इसे प्यार करना कहते हैं? वह कहने लगी, हाँ इसे ही तो प्यार करना कहते हैं। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। दिल तो करता है कि मैं तुम्हारे सारे जिस्म को खरोच कर जख्मों से भर दूँ। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ कि मुझे तुम मिले हो। मैंने कहा, श्रुति यह कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? इसे प्यार करना नहीं कहते। तुम जो कर रही हो उससे मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं दिन ब दिन कमज़ोर हो गया हूँ। देखो मेरी हालात कैसी हो गई है। तभी श्रुति कहने लगी, हाँ तुम कमज़ोर तो हो रहे हो, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? मैं तुम्हें दर्द देने के लिए यह सब नहीं करती। यह तो मेरा प्यार है। मैंने कहा, तुम्हें यह सब किसने बताया और ऐसा प्यार कौन करता है? वह कहने लगी, वह मुझे ऐसा ही प्यार करता था। मैंने कहा, कौन वह? कहने लगी, नहीं अगर मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बताओ तुम्हारे साथ ऐसा प्यार कौन करता था? वह कहने लगी, डॉक्टर आलोक। मैंने कहा, डॉक्टर आलोक कौन है? वह कहने लगी, डॉक्टर आलोक मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन डॉक्टर आलोक को मेरे पापा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह कहते थे कि वह एक पागल है। लेकिन तुम ही बताओ वह पागल कैसे हो सकता है? मैं उसी से प्यार करती थी और मेरे प्यार को कोई पागल कहे यह मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मैंने अपनी मम्मी पापा को छोड़ दिया था और मैं आलोक के साथ इसी शहर में रहने लगी। मैंने आलोक से कहा कि चलो हम शादी कर लेते हैं, लेकिन उसने कहा कि अभी नहीं, उसे कुछ बहुत ज़रूरी काम करना था। वह बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था, एक नामी डॉक्टर, और मैं उसके सपनों के बीच नहीं आना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे कहा, ठीक है तुम जब एक बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ फिर हम शादी करेंगे। लेकिन वह शादी से पहले मेरे करीब आता था। वह मुझे भी प्यार करने से पहले ऐसे ही इंजेक्शन लगाता था। कभी कभी तो मैं इंजेक्शन नहीं लेती थी क्योंकि मुझे इंजेक्शन से डर लगता था।
तो वह बिना इंजेक्शन के ही मुझे ऐसे ही अपने नाखूनों से खरोंचता था, अपने दांतों से मेरे जिस्म को काटता था। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, मुझे बहुत दर्द होता था। मैं कहती थी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वह कहता था कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ और प्यार ऐसे ही किया जाता है। जब वह कहता कि यह मेरा प्यार है, यही मेरा प्यार करने का अंदाज़ है, तो मैं यह सब बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन एक दिन पापा को पता चल गया कि हम इसी शहर में हैं, तो पुलिस हमारे घर पर आई और डॉक्टर आलोक को अपने साथ ले गई। मैं पापा से पूछती रही कि आलोक को कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तब से लेकर आज तक मुझे आलोक के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, उसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। धीरे धीरे मैं आलोक को भूल गई। उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी में आए। मैंने तुम्हारे बारे में अपने पापा को कुछ भी नहीं बताया है। अगर उन्हें पता चल गया ना, तो वह तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर देंगे। वह नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। मैंने कहा नहीं श्रुति, कोई भी माँ बाप यह नहीं चाहता होगा कि उसका औलाद खुश न रहे। तुम गलत हो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बचाया है। तुम जिसकी बात कर रही हो डॉक्टर आलोक, वह तुमसे प्यार नहीं करता था, और वह ऐसा क्यों करता था यह मुझे नहीं पता। ऐसा तो एक पागल ही कर सकता है। तभी श्रुति कहने लगी, इसका मतलब तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें पागल नहीं समझ रहा। कल सुबह हम तुम्हारे पापा से मिलने जाएंगे। श्रुति कहने लगी, नहीं, मैं पापा से मिलने के लिए नहीं जाऊंगी। पापा तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर देंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? वह मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, हाँ, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। उसने रात भर मुझे अपने सीने से लगाए रखा। दूसरे दिन मैं श्रुति को लेकर उसके माँ बाप के पास गया। उसके पापा ने जब अपनी बेटी को देखा तो श्रुति को गले से लगा लिया, लेकिन श्रुति ने उन्हें धक्का दे दिया और कहने लगी, अगर आपने आशु को पुलिस के हवाले किया तो मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। श्रुति की माँ श्रुति को कमरे में ले गई। श्रुति के पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा, मेरी बेटी के साथ तुम यहाँ कैसे? मैंने उनको अपनी सारी कहानी बता दी। श्रुति से कैसे शादी हुआ, श्रुति ने मेरे साथ क्या किया, मैंने सब कुछ श्रुति के पापा को बता दिया। श्रुति के पापा ने अपने सर पर हाथ रख लिया और कहने लगे, बेटा, इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। यह सब तो डॉक्टर आलोक का किया धरा है। उसने ही मेरी बेटी को पागल बना दिया। मेरी बेटी तो बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी और इतनी तेज़ थी कि हॉस्पिटल में उसका नाम था। लेकिन उस डॉक्टर आलोक के आने से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वह अपने प्यार में फंसाकर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब मैंने उसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि वह लड़का एक पागल है। मैंने अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे ही गलत समझा और वह उसके साथ रहने लगी। जब हम लोगों को उन दोनों के बारे में पता चला तो हमने डॉक्टर आलोक को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने डॉक्टर आलोक के बारे में छानबीन किया तो पता चला कि वह बचपन से ही पागल है, लेकिन उसने उस पागलपन में भी डॉक्टरी की पढ़ाई की। पढ़ाई की वजह से उसको रात में दौरे पड़ने लगे थे। वह रात को अजीब अजीब सी हरकतें करता था। उसने तो अपने माँ बाप को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। उसके माँ बाप ने उसे पागल खाने में पहुँचा दिया था, लेकिन वह पागल खाने से भाग गया। रास्ते में उसका एक्सीडेंट मेरी श्रुति की गाड़ी से हो गया था। श्रुति ने उसका इलाज किया और उसका देखभाल करने लगी। जब श्रुति ने उसको उसके माँ बाप के बारे में पूछा, उसके घर के बारे में पूछा, तो उसने कह दिया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसकी वजह से श्रुति दिन रात उसका देखभाल करने लगी और धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। मैंने उस लड़के के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था, लेकिन मेरी बेटी ने मेरा यकीन नहीं किया। पता नहीं उसने क्या जादू किया था जिसकी वजह से मेरी बेटी उसके प्यार में पागल हो गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने पुलिस को यह सारी बातें बता दी। पुलिस ने भी जब छानबीन किया तो उन लोगों को भी पता चला कि डॉक्टर आलोक एक पागल है, तो पुलिस ने भी डॉक्टर आलोक को पागल खाने के हवाले कर दिया। बेटा, मेरी बेटी को बचा लो। उसके दिमाग के कोने में डॉक्टर आलोक ने जो किया वह चीज़ उसके दिमाग में बैठ गया है और वह इस वजह से रात में ऐसी हरकतें तुम्हारे साथ कर रही है। तुम्हारे प्यार की उसे ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि तुम उसे इस पागलपन से निकाल लोगे और उसे अच्छी ज़िंदगी दोगे। मैंने अंकल से वादा किया कि मुझे श्रुति के बारे में यह सब नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं श्रुति को अब तक संभाल लेता। मैं श्रुति को अपने साथ घर ले गया। दूसरे दिन जब मैं काम पर गया तो मैंने श्रुति के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी खरीदा और उसके लिए लेकर आया। मैंने श्रुति को वह साड़ी दिया। वह साड़ी देखकर बहुत खुश हो गई थी। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी ली थी। मैंने कहा, श्रुति, इसे पहन लो, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी।
उसका गोरा चिट्टा चेहरा ब्लैक कलर की साड़ी में बहुत खिल रहा था। मैं बहुत ही प्यार से उसके करीब आया। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। उसने भी मुझे खाना खिलाया। मैं उसे गोद में उठाकर कमरे में ले गया। मैंने कहा, श्रुति, प्यार उसे नहीं कहते जो तुम कर रही थी। उससे सिर्फ मुझे तकलीफ़ हो रही थी। क्या तुम चाहती हो कि मुझे तकलीफ़ हो? उसने कहा, नहीं आशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती। मैंने उसके माथे को चूमा और श्रुति के बेहद करीब हो गया। वह भी मेरी बाहों में खो गई। उसके पूरे शरीर में जख्म भरा हुआ था। यह सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं श्रुति से बहुत प्यार करता था। मैंने रात भर श्रुति को अपनी बाहों में रखा, अपने प्यार से उसे रंग दिया और मैंने खुद से वादा किया कि मैं श्रुति के हर एक जख्म को प्यार से भर दूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। श्रुति ने मुझे बताया कि वह माँ बनने वाली है। श्रुति यह जानकर बहुत खुश थी कि वह माँ बनने वाली है। इस खुशी को लेकर वह मेरे बाबा के पास गई और उसने मेरे बाबा से आशीर्वाद मांगी और कहा कि वह उसे अपना ले। बाबा को भी जब पता चला कि श्रुति माँ बनने वाली है तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। श्रुति ने बाबा को अपने साथ घर लेकर आई। बाबा ने खुशी खुशी मुझे और श्रुति को अपने साथ घर लेकर गए। हम सब हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।